हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी दिलरुबा के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था, जिस वजह से वो वीजिंग के पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो वीजिंग को ये नहीं दिखाना चाहता था। हालांकि वांग जी को यकीन नहीं था कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन उन पिक्स को देखने के बाद एंड देन अपनी बॉडी पर निशानों को देखने के बाद वांग जी को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि हाँ ये सच हो सकता है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता है वो वीजिंग के अलावा किसी और को टच नहीं कर सकता है। लेकिन ऑलरेडी ही वीजिंग उसे इतना गुस्सा है, लेकिन अगर वो ये पिक्स देखेगा तो ओब्वियसली पक्का वो और भी नफरत करेगा वांग जी से। और वीजिंग की नफरत वांग जी सहन नहीं कर सकता है। वो इतनी नफरत ही कैसे सह रहा है ये उसे ही पता है। और वांग जी डिसाइड करता है अपने डैड को बोल के कि उसे 1 ईयर चाहिए जब तक वो अपनी स्टडी कंप्लीट ना कर ले। उसके बाद आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, वो कर लेगा उस दिलरुबा से शादी। एंड लानकरण इस बात को मान गए थे और वांग जी यहाँ से फ्रांस जाना चाहता था अपनी आगे की स्टडी के लिए। अकेला रहना चाहता था, उसे टाइम चाहिए था इन सब चीज़ों से दूर भागने का। वो वीजिंग को इस हालत में नहीं देखना चाहता था और वो अब बस भागना चाहता था इन सब चीज़ों से। कायर बन गया था शायद कहीं ना कहीं। वांग जी सामना नहीं कर पा रहा था और ये सब चीज़ वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। एंड 15 दिन के अंदर अंदर वांग जी यहाँ से जाने वाला था। वहीं वी जिंग की यह हालत जियांग जिंग नहीं देख पाता और वो सोचता है कि अगर वी जिंग को वो घर लेकर जाएगा, फैमिली से मिलाएगा एंड वी जिंग कुछ अच्छा फील करेगा जब फैमिली मेम्बर के साथ में होगा। क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग बस वी जिंग को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे और ये चीज़ बहुत ही बुरी थी वी जिंग के लिए। इसीलिए वो वी जिंग को लेकर घर चला जाता है। घर आने के बाद सभी लोग जो हैं बहुत ही इंजॉय करते हैं। रात के 12 बज जाते हैं। नी हुसैंग और जो मैंग याओ था वो वहीं पर रुकते हैं और फिर जो मैडम यू थी वो उन सभी को रूम दिखा देती है एक। एंड उनको मतलब बोल सकते हैं कि रूम के अंदर रहने के लिए बोला जाता है। एक्स्ट्रा रूम थे वहाँ पर एंड वो उनमें रहने के लिए बोल देती है। हालांकि मैडम यू ओमेगाज और मतलब अल्फा यानी कि नी हुसैंग और वेन्निंग को एक ही रूम में नहीं देती है रहने के लिए, तो वो भी समझते हैं कि हाँ ये सही है और वो अपने अलग अलग रूम में चले जाते हैं। जो यानली थी वो देख रही थी वीजिंग वीजिंग स्माइल तो कर रहा था फैमिली टाइम में, लेकिन एक होता है कि आंखों के अंदर जो उदासी होती है वो छुप नहीं पाती है और वीजिंग का वही हाल था। और सिजे उसकी शिजे तो उसे देखकर ही बता सकती है कि वो किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और यही चीज़ यानली को समझ आ गई, लेकिन उसने फैमिली टाइम में नहीं पूछा क्योंकि ये सही नहीं होगा। मॉम डैड भी यहाँ पर हैं, इसीलिए वो सोचती है कि वो मॉर्निंग को बात करेगी। फिर एक एक करके सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। सभी अपने रूम में आते हैं एंड जो वीजिंग था वो अपने रूम में आकर लेट जाता बेड पर एंड लेटने के बाद वो चुपचाप करके बस सीलिंग को देखता रहता है और वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें से अपनी और वांग जी की फ़ोटोज़ देखता है। और अपनी और वांग जी की फ़ोटो देख के वीजिंग को बहुत रोना आता है। वीजिंग बस उन फ़ोटोज़ को देख के वो आंसू बहाता रहता है और वीजिंग बोलता है क्या क्या सच में तुम तुम इतनी नफरत करते हो मुझसे? आज आज तुमने मेरे मेरे साथ तक नहीं दिया। वो हल्फा क्या कर रहा था तुम्हें तुम्हें पता भी है? हाँ, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ, और मुझे मुझे ऐसे ऐसे सबके सामने जलील होने दिया। तुम बोल सकते हो इट्स ओके, मैं कुछ सहन कर लूँगा, लेकिन कोई और मुझे ये बोले और मैं तो तुम्हारा मार्क ओमेगा हो ना। फिर तुमने क्यों किया वांग जी, क्यों किया? क्या सच में एक बैट के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो कि तुमने मेरी फीलिंग्स मेरे जज्बातों के साथ तक खेल लिया? ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। वीजिंग जो है अपने अल्फ़ा मार्क को टच करता है एंड बहुत ही बुरा फील करता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था एंड वो वाइन पी रहा था और उसके बोल सकते हैं कि माइंड में वी यिंग ही चल रहा था और वो बोल रहा था आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। मैं क्या करूँ वी, क्या करूँ? मैं वो पिक्चर्स तुम्हें शो होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम ऑलरेडी मुझसे नफरत करते हो, मुझसे नफरत करते हो। और अगर ये सब पता चल गया तुम्हें कि मैंने ये सब तक कर दिया है, मुझे फिर भी यकीन नहीं अभी मैंने वो किया, लेकिन पिक्चर्स वो देखने के बाद तो कोई भी यकीन कर लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बीजिंग। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम इकलौते वो पर्सन हो जैसे मैंने पहली बार अपनी लाइफ में प्यार किया है। तुम्हें पता
मॉम के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता जिससे मैं प्यार करूँगा, लेकिन तुम आए भी, तुम आए। हाँ, शुरुआत में शायद कहीं ना कहीं मैं बैठ के चक्कर में ये सब कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं क्लोज आता गया और तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होता गया, मुझे मुझे पता चलता गया कि हाँ, तुम सबसे डिफरेंट हो भी, सबसे डिफरेंट हो। हाँ, मैं ऐसे फ़न करता हूँ लोगों के साथ, बहुत सारे ओमेगास के साथ घूमता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को ऐसे टच नहीं किया भी। काफ़ी सारी लोग गर्ल्स मेरे साथ जाती हैं, हाँ, एंजॉय करती हैं, सबको लगता है कि मैं सबके साथ हैंग आउट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भी। मैं कभी उन्हें ऐसे टच नहीं करता। मैं भले ही उन्हें पैसे देता हूँ उन सब चीज़ों के करने के लिए कि वो बोल दे लोगों को, क्योंकि क्योंकि मैं अपनी रेपुटेशन ऐसे बनाना चाहता हूँ अपने अपने डैड के कारण भी। तुम जानते तक नहीं हो, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया जब मेरे डैड की मुझे ज़रूरत थी, उन्होंने छोड़ दिया। मेरे गगा ने मुझे संभाला, एंड अब मेरे डैड मेरी और मेरे गगा दोनों की लाइफ डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं। मैं अपने डैड को कैसे समझाऊँ, और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता भी। एंड वांग जी फिर से ड्रिंक करने लगता है। उसे उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांग जी बोलता है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से दूर, मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता, और ना ही मैं उस लड़की दिलरुबा से शादी कर सकता हूँ। नहीं, तुम मेरे ओमेगा हो, मार किया मैंने तुम्हें, और तुम पर और मुझ पर, हम दोनों पर बस एक दूसरे का ही हक है और किसी का नहीं। हाँ, और हाँ, ये 1 साल मैं इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था डैड ऐसे मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं कहूँगा कि मैं दूर जाना चाहता हूँ यहाँ से, तो वो कर देंगे। और मेरे डैड को तुम्हारे बारे में भी पता है, तो मुझे पता है पक्का वो ना कुछ ज़रूर करेंगे। और अगर मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा तो वो मुझे टाइम दे देंगे। मैं यहाँ रहा तो पता नहीं वो मेरी कब से शादी करवा दे, और वो दिलरुबा अगर मैं नहीं करूँगा तो वो फ़ोटोज़ तुम्हें दे देगी। मैं ये नहीं चाहता। और हाँ, उन फ़ोटोज़ का तो मैं कुछ करके रहूँगा। मुझे पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी को टच नहीं कर सकता, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं किया, तो मैं इसको क्या करूँगा। हाँ, लेकिन मुझे कैसे भी करके इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। हाँ, धीरे धीरे करके इस दिलरुबा का पागलपन भी शांत हो जाएगा। उसके बाद मैं शायद तुम मुझे कभी माफ़ कर पाऊँ। क्या क्या वीजिंग, तुम मेरा वेट करोगे 2 साल? हाँ, प्लीज़ वीजिंग, मेरा वेट करना। एंड ये बोलकर वांग जी रोने लगता है। ऐसे ही करके आज का दिन पूरा बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग को संडे था। वीजिंग उठता है और फ्रेश अप होता है और आकर फिर से अपने रूम में बैठ जाता है, और जो अपनी ओल्ड चीज़ें थी वो निकालता है और उन्हें देखने लगता है। वीजिंग अपनी ओल्ड डायरी निकालता है और उसमें लिखना शुरू करता है। जो वांग जी उससे कैसे मिला, कैसे उसने सब कुछ किया, वो उसमें लिखना शुरू करता है। वीजिंग जो है ऐसे ही करके 2 घंटे अपने रूम में ही रहता है। अब 8 बज चुके थे। तभी वीजिंग का जो रूम था उसके बाहर नॉक होता है। वीजिंग नॉक को सुनता है और फिर बोल देते कम इन। तभी यानली अंदर आती है और बोलती हैं आशियन। वीजिंग देखता है और उस डायरी को बंद करता है और वहीं पर रख देता है, और फिर देखता है और बोलता हाँ शीजे। यानली वीजिंग के पास आती हैं और बोलती वीजिंग तुम नाश्ता करने के लिए नहीं आ रहे हो? वीजिंग बोलता हाँ शीजे, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर। ये देखकर यानली बोलते ठीक है। फिर वो वीजिंग के फेस को देखती हैं और फिर वो वीजिंग के पास आती हैं और बोलती वीजिंग देखता और बोलता हाँ शीजे। वीजिंग को देखकर यानली बोलती है आशियन मुझे बताओ क्या हुआ है? वीजिंग बोलते कुछ नहीं सीजे, कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद यानली बोलती है तुम जानते हो वी कि मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, तुम अपने शीजे से कुछ नहीं छुपा सकते हो। तुम्हारी ये आंखें मुझे बता रही हैं कि कुछ तो हुआ है, लेकिन तुम अपने शीजे से छुपा रहे हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं वी, तुम अभी नहीं बताना चाहते हो, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने शीजे से बात करनी चाहिए, अपने दिल का दर्द मुझे बता सकते हो, ओके। यह सुनने के बाद वीजिंग देखता है शीजे को और कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप उन्हें हक करता है। और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यानली ये देखकर वीजिंग को हक करती है और बोलती है आशियन तुम्हारी शीजे हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम कभी भी अपनी शीजे से कोई भी बात शेयर कर सकते हो। तुम्हें अगर एक बार मेरी बात मान के तुम हमेशा अपनी शीजे के साथ चीज़ें शेयर करते आए हो, इस बार भी करो वी, तुम्हें अच्छा लगेगा। वीजिंग बोलता हाँ शीजे, लेकिन अभी नहीं। ये सुनने के बाद यानली बोलती इट्स ओके, ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग जो हैं वो नीचे आ जाते हैं एक एक करके नाश्ता करने के लिए। वीजिंग भी आता है और फिर यानली भी आती है। वीजिंग अपने फेस पर स्माइल लगता है फेक वाली। मैडम यू आती हैं और बोलती है आशियन। वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और फिर उन्हें हक करता है और बोलता है मामा मुझे ना आपके हाथों का टेस्टी फूड खाना है। ये सुनने के बाद मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती है हाँ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वीजिंग बोलता ओह वाओ। तो मैडम यू बोलती कि हाँ, और यानली ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। ये सुनने के बाद तो वी स्माइल करता है और बोलता सच में शीजे? तो यानली बोलती ऑफ कोर्स। इसके बाद वो सभी जाकर बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर, एंड देन वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। वीजिंग बोलता वाओ शीजे।
आपके हाथों में ना जादू है। आपको पता है शिजी, आप वर्ल्ड का बेस्ट सूप बनाती हो। आपके जैसा सूप कोई बना ही नहीं सकता है। ये सुनने के बाद यानली स्माइल करते हैं और बोलते ओ माय लिटिल आशियन, इतनी भी तारीफ मत करो। वी जिंग बोलता नहीं शिजी, बिल्कुल आप ना इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शेफ हो। ये सुनने के बाद यानली स्माइल करते और बोलते ओहो हाँ, मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो। वी जिंग बोलता शिजी, आपको लगता है कभी आपका आशियन ऐसा कर सकता है? ये सुनकर यानली बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती है। इसके बाद सभी सूप को ट्राई करते हैं और बोलते वाह ये बहुत अच्छा है। ये सुनने के बाद यानली बोलते थैंक यू, आप लोगों को पसंद आया। तो मैंग याओ बोलते कि हाँ ये सच में ऑसम है। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ मैंने कहा था ना, मेरी शिजे वर्ल्ड का बेस्ट सूप बनाती हैं, देखा पसंद आया ना आप लोगों को। तो मैंग याओ और नी हुसैन दोनों ही बोलते कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तभी जो मैडम यू थी वो देखती हैं और बोलती हैं कि ओ बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारा वो 2 फ्रेंड्स और नहीं आए? क्या थी वो लड़की, अल्फ़ा लड़की जो थी ना, वैन किंग, हाँ वो भी नहीं आई। और वो बच्चा कहाँ है, लान वांगजी, हाँ वो भी तो कितना स्वीट है, वो नहीं आया तुम लोगों के साथ। एंड ये नाम सुनते ही वीजिंग के फेस पर जो स्माइल आई थी वो जियांग चैंग देखता है वो गायब हो जाती है और वी यिंग फिर से चुप हो जाता है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैंग याओ था वो बोलता है कि वो उन दोनों को कोई काम था तो वो नहीं आ पाई। एंड ये बोलकर वो खाना खाने लगते हैं। अभी जो वी यिंग स्माइल कर रहा था वो फिर से उदास हो जाता है। वांग जी का नाम सुनते ही जियांग चैंग देखता है और उसे गुस्सा आता है और बोलता मॉम आपको क्या ज़रूरत है उसका नाम लेने की। अच्छा खासा वी यिंग स्माइल कर रहा था लेकिन नहीं, हाँ अब क्या ही कर सकते हैं, इन लोगों को थोड़ी ना पता है। इसके बाद वो कुछ मतलब अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना खाकर सभी बाहर आते हैं। इसके बाद मैंग याओ और जो बोलनी हुसैन था वो दोनों बोलते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। लेकिन ये सुनकर जियांग चैंग बोलते कि रहने दो ना, यहीं रुक जाओ, हमारे साथ रहो। ये सुनकर मैंग याओ बोलता कि हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये सुनने के बाद जो जियांग चैंग था वो बोलता है कि क्या करेंगे, क्यों ना हम सब मिलके बाहर चलें, क्या बोलते हो? एंजॉय करेंगे, अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में। एंड फिर वो उनके पास आता है और बोलता है वीजिंग का फेस देखा तुमने, अभी थोड़ी देर पहले वो स्माइल कर रहा था लेकिन फिर से वही हो गया। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैंग याओ था वो बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, एक काम करते हैं, क्यों ना हम वीजिंग को लेकर बाहर चलते हैं अम्यूज़िंग पार्क, क्या बोलते हो? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलते यहाँ अम्यूजिंग पार्क की कहाँ मिलेगा तुम्हें? मैंग याओ बोलते तुम चुप करो, मैं ढूंढ लेता हूँ, 1 मिनट रुको। एंड वो जल्दी से जाता है साइड में एंड इसके बाद वो सर्च करना शुरू करता है। एंड देन उसे मिल जाता है एक बहुत ही अच्छा अम्यूजियम पार्क। एंड ये देखने के बाद वो जल्दी से आता है और बोलता है ये देखो। ये देखने के बाद जियांग चैंग बोलता है वाह ये बहुत अच्छा है, हाँ हम यहीं पर चलते हैं। वे यहीं कुछ देर वहाँ पर रहेगा देन अच्छा फील करेगा, इन सब चीज़ों से वो दूर जाएगा। यह सुनने के बाद वो सभी एग्री करते हैं। इसके बाद जियांग चैंग आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें बाहर घूमने के लिए चलना चाहिए। वैसे भी हम लोग यहाँ पर आज के लिए आए हैं तो अच्छा होगा अगर हम बाहर जाएंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे। ये सुनने के बाद फिर यानली भी बोलती कि हाँ तुमने सही कहा। एंड फिर वो लोग डिसाइड करते हैं और डिसाइड करके वो लोग बोलते हैं कि हमें चलना चाहिए। एंड थोड़ी ही देर के बाद पूरी फैमिली रेडी हो जाती है। नी हुसैन और मैंग याओ भी जो है अपनी कार को वहाँ पर रखते हैं। इसके बाद बोल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा थे देन हाफ हाफ करके लोग कार में बैठ जाते हैं। जियांग चैंग जो है वो वीजिंग के साथ बैठता है और यानली भी बैठती हैं और नी हुसैन और मैंग याओ वो भी बैठ जाते हैं। एंड देन वीजिंग के मॉम डैड अपनी अलग कार में आते हैं। ऐसे ही करके कुछ देर बीत जाती है, थोड़ी ही लगभग बोल सकते हैं आधे घंटे के बाद वो लोग म्यूज़ियम उस पार्क में पहुँच जाते हैं। एंड कार आकर पार्क की जाती है। उसके बाद वो एक एक करके बाहर आते हैं। एंड जैसे वो आते हैं और वीजिंग दिखता है और वीजिंग देखकर स्माइल करता है। वीजिंग के फेस की स्माइल देखकर जियांग चैंग भी स्माइल करता है और जो नी हुसैन था और जो मैंग याओ था वो भी देखते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है कि चलो वीजिंग के फेस पर स्माइल तो आई। इसके बाद जो मैडम यू थी वो भी देखती हैं और बोलती है कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। इसके बाद वहाँ पर जियांग चैंग जाता है और फिर वो टिकट्स को बाई करता है। मैंग याओ के साथ टिकट्स बाई करके आ जाता है और बोलता है आपको यहाँ पर जो कुछ भी करना है सब कुछ एवरीथिंग फ्री, मैंने सब पे कर दिया। इसके बाद वो एक एक करके जाना शुरू करते हैं। वी यिंग जो है वो बैठ जाता है, वी यिंग के साथ जो है वो जियांग चैंग बैठता है और फिर एक एक करके सभी बैठ जाता है राइड्स में। एंड राइड शुरू होती है। वी यिंग देखता है और वो स्माइल करता है और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वी यिंग को डर लग रहा था। वी यिंग को जब डर लगता है तो उसे अचानक से वांग जी की याद आती है एंड वी यिंग अचानक से शांत हो जाता है और वो जो वहाँ पर पाइप्स वगैरह थी उन्हें पकड़ लेता है कस के और वी यिंग अपनी आइज़ बंद करता है और एक बार फिर से वी यिंग वांग जी की यादों में खो जाता है। वी यिंग को न जाने क्यों डर लगने पर वांग जी का ख्याल आया। उसे ऐसा लगा कि जैसे हाँ एक इंसान है जो तुम्हारे गिरने पर तुम्हें संभाल लेगा, लेकिन वो इंसान अब है ही नहीं। तो वी यिंग को ये हर्ट करता है।
ये देखकर जियांग चेंग समझ जाता है एंड वो वी जिंग के हाथ पर हाथ रखता है और वी जिंग को देखता है। वी जिंग जब किसी के हाथ को फील करता है वो अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है जियांग चेंग को। जियांग चेंग उसे अपनी आंखों के इशारों से शांत रहने के लिए बोलता है और उसे आंखों के इशारों से ये बताता है कि वो हमेशा उसके साथ है। एंड ये चीज़ देखकर भी वी जिंग स्माइल करता है और उसके बाद वो इन्जॉय करता है। वी जिंग जो है वो पूरे टाइम स्माइल कर रहा था और उसके स्माइल में भी एक दर्द था। जियांग चेंग सोचता है कि चलो वी जिंग कुछ तो इन्जॉय कर रहा है। ऐसे ही करके वो लोग दूसरी राइड में जाते हैं एंड वी जिंग उसमें नहीं बैठता। वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ खाना है, आइसक्रीम। ये देखकर जियांग चेंग बोलता है ओके ठीक है, एक काम करो हम दोनों ही नहीं चलते हैं, ठीक है तुम सब लोग जाओ। इसके बाद वो हाँ बोलते वी जिंग मना करता है चेंग को, लेकिन जियांग चेंग बोलता है नहीं तुम मेरे साथ यहीं रुकूंगा मैं भी, ठीक है। एंड ये सुनकर वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जियांग चेंग और वी जिंग जाते हैं एंड वो आइसक्रीम को बाय करते हैं। वी जिंग वहीं पर खड़ा रहता है एंड वो देखता है तो उसकी जो बोल सकते हैं मॉम थी, शिजे थी एंड जो उसके डैड थे वो चढ़ गए थे उसी में जो उनकी राइड थी उसमें एंड वो इन्जॉय कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। वी जिंग उन्हें देखता है और स्माइल करता है। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग देखता है और बोलता हाँ। जियांग चेंग बोलता तुम्हें अच्छा लग रहा है? वी जिंग बोलता हाँ ठीक है। ये देखकर जियांग चेंग बोलता ठीक है। इसके बाद वो आइसक्रीम खाने लगते हैं। आइसक्रीम हो जाने के बाद जियांग चेंग बोलता है वी जिंग क्या तुम कुछ और राइड्स में चलोगे? वी जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वो बोलता है कि हाँ नेक्स्ट हम चलेंगे वाटर राइड के अंदर। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ एंड थोड़ी ही देर में वो सभी लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं वाटर राइड में एंड बैठ जाते हैं और पानी उनके ऊपर गिरता है एंड वो राइड चलना शुरू करती है और बहुत मज़ा आ रहा था, सभी लोग इन्जॉय कर रहे थे। वी जिंग भी इंजॉय कर रहा था एंड फिर वो अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने गम को भूल जाता है। वांग जी का उसे ख्याल नहीं आता और अपनी फैमिली के साथ वो इंजॉय करने लगता है। जियांग चेंग और जो यानली थी वो वी जिंग से बात कर रही थी, बार बार उससे चीज़ें पूछ रही थी और वी जिंग बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। वी जिंग की फेस पर अब जो स्माइल आ रही थी वो जेन्युइन वाली स्माइल थी क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ था एंड फैमिली के साथ अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही करके वो लोग 5 से 6 राइड्स में जाते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद आकर एक जगह बैठ जाते हैं। सभी लोग थक चुके थे। मैडम भी देखती हैं और बोलते हैं वी जिंग तुम्हें मज़ा आया ना? वी जिंग बोलता है हाँ मॉम ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। एंड ये सुनकर मैडम यू स्माइल करती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि थैंक यू सो मच बच्चों, अगर आज तुम यहाँ नहीं लेकर आते तो हम सच में हमारा डे ऐसे ही बिता देते, लेकिन आज का डे बहुत अच्छा था। हाँ सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ये सब सुनने के बाद सभी बच्चे स्माइल करते हैं। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम वैसे भी अभी दोपहर हो चुकी है तो क्यों ना हमें खाना खा लेना चाहिए। इसके बाद वो सभी वहाँ पर जो रेस्टोरेंट था उसमें जाते हैं एंड अपने लिए खाना बुक करते हैं। वी जिंग अपने लिए बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ऑर्डर करता है, ओबियसली जो वो हमेशा से खाता है। वी जिंग खाता है एंड देन उसे बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद वी जिंग अपने लिए काफ़ी सारी जो खट्टी चीज़ें होती है वो भी ऑर्डर करता है एंड उन्हें भी खाता है। यानली बोलते आशियन क्या वो तुम इतनी सारी चीज़ें खा रहे हो एंड वो भी इतनी खट्टी। वी जिंग बोलता है कि आशी जी बहुत अच्छी हैं। ये सुनकर यानली बोलते कि फिर उसके बाद वो बोलते कि एक काम करो तुम भी ट्राई करो। वी जिंग खाता है और बोलते कि हाँ टेस्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा स्वीट है। यानली बोलते कि हाँ ये स्वीट ही होता है। वी जिंग मुँह बनाता है एंड देन उसे भी खा लेता है। ऐसे ही करके वो लोग अपना खाना खाते हैं। उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना खा लेने के बाद वी जिंग जो है वो देखता है सबको और बोलता है अब हम क्या करें? तो वो सभी बोलते हैं कि पूल में चलते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हाँ एंड देन वहाँ से वो पूल में जाते हैं एंड देन वहाँ पर खूब इन्जॉय करते हैं। पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से इन्जॉय करती है। एक दूसरे पे पानी डालना, एक दूसरे के साथ खेलना, बहुत सारे पिक्स को क्लिक करना, मज़ा आ रहा था बहुत सारी ये सब चीज़ें करने में एंड वी जिंग भूल गया था ये सब चीज़ें। अब हमें यहाँ से इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। पूरा जो पार्क था अभी लाइटिंग हो चुकी थी एंड देन अब ये क्लोज होने वाला था। यानली देखती है बोलती कि हाँ बहुत मज़ा आया, आज का डे सुपर्ब था। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग स्माइल करते हैं। फिर इसके बाद वो बोलते कि हाँ अब हमें चलना चाहिए, जाने से पहले हम लोग डिनर बाहर ही कर लेते हैं। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है अगेन से एंड डिनर करते हैं। डिनर वगैरह उन सभी का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो बोल सकते हैं वी जिंग था एंड जियांग चेंग था वो बोलते हैं कि हमें यहीं से वापस हॉस्टल चले जाना चाहिए, मॉर्निंग को वैसे भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये सुनकर यानली बोलती है लेकिन घर तो चलना चाहिए ना एक बार। तो जियांग चेंग बोलता है कि घर, लेकिन तो वो बोलते हैं कि एक बार घर चलो उसके बाद चले जाना, वैसे भी अभी तो 7 ही बजे हैं। 8 बजे तक तुम लोग निकल जाना, आराम से घर पर जाकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लेना। इसके बाद सभी एग्री करते हैं। वापस से वो जो जियांग्स का घर था वहाँ पर आते हैं। घर आने के बाद सभी अच्छे से शावर वगैरह लेते हैं, बाथ लेते हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और फिर सभी आकर हॉल में बैठ जाते हैं। वी जिंग अपना सामान पैक करके ले आता है, मतलब क्या ही पैक करना, थोड़ा वो सामान जो था वो ले आता है और फिर इसके बाद वो
आकर देखता है सबको, जियांग चेंग भी आता है एंड बैठ जाता है। इसके बाद मैडम यू उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है, सभी लोग खा लेते हैं एंड देन फिर से वो बैठ कर वहाँ से निकल जाते हैं। यान ली वीजिंग से बोलती है, वीजिंग कभी भी कुछ भी हो तो तुम एक बार अपनी शिजी को बताना ज़रूर। वीजिंग बोलते हैं कि हाँ ज़रूर शिजी, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद वो निकल जाते हैं और जियांग चेंग से बोलती है, आशियन मैं जानती हूँ वीजिंग के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन इतना याद रखना कि कुछ भी हो, अगर कुछ पड़ा है तो तुम बताओगे जब तुम्हारे हाथ से सब चीज़ें निकल जाएं तब नहीं। और उसका ख्याल रखना, मैंने देखा है वो किस तरह से हो गया है। ये सुनकर जियांग चेंग बताए, हाँ शिजी आपने सही कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीजिंग आपको खुद बताए, मैं बताऊँगा तो अच्छा नहीं रहेगा ना। ये सुनकर यानली समझ जाती है और बोलती ठीक है। इसके बाद वो जाने के लिए बोलती है और वीजिंग का ख्याल रखने के लिए वो बोल देती है। इसके बाद सभी बैठ जाते हैं एंड बाय बोलते हैं। इसके बाद वो चारों के चारों फिर निकल जाते हैं हॉस्टल के लिए। लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद वो वापस पहुंच जाते हैं हॉस्टल। वीजिंग जो है वो चुपचाप करके रूम में आता है एंड रूम में जाकर वो फिर से अपने बच सकते हैं कंफर्टेबल क्लोथ जो थे वो पहन के आए थे, वहाँ से वो डायरेक्टली अपने बेड पर जाता है, अपने आप को कवर करता है और सो जाता है। किसी से कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था आज वो जितना खुश हुआ है नेक्स्ट डे उसे उतना ही पेन होने वाला है। और ऐसे ही करके सभी लोग भी जो है वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि जो मैंग याओ था वो चला जाता है। नी हुसैंग और जियांग चेंग वापस से आते हैं, अपने बेड पर सो जाते हैं आके। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जियांग चेंग उठता है, वीजिंग को उठाता है और फिर नी हुसैंग को भी उठाता है एंड देन वो लोग रेडी होते हैं, अपनी बुक्स वगैरह लेते हैं और क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग भी क्लासरूम में आता है और चुपचाप जाकर अपनी जगह बैठ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वांग जी को। वांग जी रेडी होकर कॉलेज आता है एंड वो भी चुप था, आज कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो क्या बोले उसे पता है उसके पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम दिन बचे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है यहाँ से। आई मीन जा रहा है, भले वो 2 या 3 साल के लिए है, लेकिन शायद वो वीजिंग से कभी ना मिले। वांग जी ये टाइम अपने डैड से चाहता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उसके डैड शादी करवा के मानेंगे एंड अगर वो बोलेगा वो बाहर जाके वो स्टडी कर रहा है तो उसके डैड उसे हाँ बोल देंगे, और अगर उसके डैड ने हाँ बोला तो वो दिल को कुछ नहीं कर पाएगी। और वांग जी ने यही किया था, वो बस यहाँ से जाना चाहता था। वांग जी चुपचाप आता है और वो एक नज़र वीजिंग को देखता है और वीजिंग तो चुपचाप था, बस वो कुछ नहीं कर रहा था, ना किसी की ओर देख रहा था ना कुछ बोल रहा था, बस चुपचाप करके कुछ लिख रहा था अपनी नोटबुक में। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, मैंने क्या बना दिया तुम्हें ना, तुम कितना खुश थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, और अब क्या बन गए हो तुम, सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। मैं तुम्हारी लाइफ का सच में कर्स बन गया है ना, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। लेकिन मैं करना नहीं चाहता था भी, मैं करना नहीं चाहता था। मैं क्या करूँ भी, क्या करूँ मैं, तुम्हें वो सब बता भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे अलावा किसी को टच नहीं करूँगा, लेकिन वो सब भूत, वो पिग्स, उसे देखने के बाद तो कोई भी यकीन करेगा ना, कोई भी यकीन करेगा। और तुम तो ऑलरेडी मुझसे नफरत कर रहे हो, तो वो जानने के बाद तो शायद तुम मेरी ज़िंदगी में कभी शक्ल भी नहीं देखोगे। वांग जी अपने मन में ये सब सोचता है और फिर चुपचाप करके वहीं पर रहता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर क्लास में जो है अदर स्टूडेंट्स भी आते हैं। जियांग चेंग वीजिंग के पास बैठा हुआ था और वो नी हुसैंग से कुछ बातें कर रहा था। ऐसे ही करके उनका वो टाइम भी पूरा हो जाता है एंड फिर क्लासेस में टीचर आते हैं, उन्हें स्टडी करवाते हैं, नोट्स बनाते हैं। वीजिंग चुपचाप नोट्स बना लेता है। फिर उनका हाफ टाइम होता है, वीजिंग चुपचाप करके निकल जाता है अपने बोल सकते हैं क्लासरूम से, और वो जाता है कैंटीन में खाना खाते हैं। वीजिंग भी खा लेता है एंड देन फिर वो बोलता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है हाँ ठीक है। वीजिंग चुपचाप वहाँ से सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है और वहीं जाकर चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर उसे कोई ना ढूंढ सके। वीजिंग अपना सर रखता है वहीं टेबल पर एंड देन वहीं पर सो जाता है, क्योंकि वीजिंग का सर दर्द कर रहा था, न जाने क्यों उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। वीजिंग बस चुपचाप बैठा रहता है वहीं पर। ऐसे ही करके जो है आज का दिन भी बीत जाता है और जियांग चेंग और नी हुसैंग फिर से वीजिंग को लाइब्रेरी से लेकर जाते हैं। वीजिंग वहीं पर सो गया था। जियांग चेंग देख रहा था कि हाँ अगर वो यही सब करता रहा तो ऐसे ही अकेला रह जाएगा। फिर वो लोग आते हैं वापस से एंड देन जियांग चेंग रेडी होता है पार्ट टाइम जॉब के लिए। वीजिंग बोलता है कि वो जाएगा, जियांग चेंग मना करता है लेकिन वीजिंग नहीं मानता और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है। एंड वीजिंग वापस से बार में आता है एंड अपना काम करता है। आज कोई भी जो है वो वीजिंग को मिसबिहेव नहीं करता क्योंकि मैनेजर ने बोल दिया था। ऐसे ही करके वो दोनों अपना आज का दिन वहीं पर स्पेंड कर देते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग और वांग जी वापस से अपना काम ख़त्म करके अपने जो हॉस्टल रूम था वहाँ पर चले गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग को वो लोग उठते हैं एंड देन फिर से ही वो लोग अपने कॉलेज में जाते हैं और ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे। अब वांग जी को जो है यहाँ से जाने में ओनली 5 डेज़ रह गए थे।
एंड वो लगातार बस वीजिंग को देखता रहना चाहता था। इसीलिए वो बस चुपचाप करके साइलेंटली वीजिंग को देखता रहता था और उसने अपने फ़ोन के अंदर वीजिंग की काफ़ी सारी पिक्चर्स ली थी, वीडियोस ली थी और वांग जी बिल्कुल देख रहा था वीजिंग साइलेंट हो गया है और वांग जी वीजिंग के आगे से इस तरह से निकल जाता था कि जैसे मानो वांग जी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता और वांग जी ये जानता था ये उसी की गलती है। उसी की वजह से आज उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपना पूरी लाइफ को खो दिया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से टूटा हुआ था अंदर से, लेकिन वो कहता भी तो किससे, उसके फ्रेंड्स जो उसका साथ नहीं दे रहे थे, ये बोल कर कि उसने वीजिंग को धोखा दिया है। और हाँ, सब लोग बोलते भी क्यों ना, दूसरा उसका ब्रदर जो अपनी ही प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा हुआ था, वो खुद ये वेडिंग नहीं करना चाहता था। वांग जी अपने ब्रदर को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने ब्रदर से बात नहीं की। लायन से चंद ज़्यादा से ज़्यादा अब काम में बिजी रहने लगे थे, वो घर पर भी नहीं आते थे, आते तो किसके पास आते, डैड जिनको बस अपनी रेपुटेशन प्यारी है अपने लिए, शायद आज भी वो अपने लिए ही कर रहे हैं सब कुछ, अपने बच्चों के लिए नहीं। अपने बच्चों की खुशियाँ तो शायद उन्होंने देखी ही नहीं और बस यही सब चीज़ें सोचकर वो घर ही कमाते थे। तो वांग जी किससे बात करता, डैड से तो वो क्या ही बोले, इन सब चीज़ों की वजह उसका डैड ही है। बचपन से लेके आज तक वांग जी की लाइफ में जो भी गलत हुआ है वो उसके डैड की वजह से ही हुआ है। हाँ, माना कि उसकी मॉम के जाने के बाद लायन किरण टूट गया था, लेकिन इतना भी क्या जो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाई और आज फिर से लायन किरण ने ही वांग जी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके वीजिंग को उससे छीन लिया था। वांग जी क्या ही बोले, वांग जी अंदर से अंदर घुटता जा रहा था। वो उस गलती को छुपाना चाहता था वीजिंग से जो उसने की ही नहीं थी। वांग जी बहुत ही बुरी हालत में था। ऐसे ही करके जो है 2 डेज़ और बीत जाते हैं। आज 3 दिन बचे थे वांग जी को जाने में। वांग जी अपनी पूरी पैकिंग कर चुका था यूएस के अंदर, जो वांग जी जहाँ पर जाने वाला था, आई थिंक फ्रांस जाने वाला था, वहाँ पर उसकी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, टिकट्स बुक हो चुकी थी एंड एवरीथिंग वहाँ पर सब सेटल हो चुका था। वांग जी ने सब देख लिया था। उसके डैड के कहने पर उसने जो है वो एक भी चीज़ अपने डैड की यूज़ नहीं की, उसने सब चीज़ें अपनी पसंद से की और बस अब वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता था, वो हैंडल नहीं कर पाना चाहता था और वीजिंग को भी वो क्या फेस दिखाता अपना, उसकी वजह से ही तो ये सब हो रहा है। इसीलिए वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका था और अब वांग जी जानता था कि वीजिंग के सामने अगर वो आएगा तो वीजिंग और दुखी होगा, इसलिए बस शायद वो उसी को छोड़कर जाना चाहता था। ऐसे ही आज हम देखते हैं 3rd डे था वांग जी का यहाँ का। वांग जी आता है और देखता है तो वीजिंग चुपचाप करके जो है लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। वांग जी को पता चला था कि वीजिंग ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही रहता है आजकल, तो वांग जी वहाँ पर आता है और वो देखता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बहुत ही हिम्मत करके बोलता वी, एंड ये वही सुनने के बाद वीजिंग जो कुछ स्केच कर रहा था वो रुक जाता है और वो फिर चुपचाप करके 1 मिनट तक बैठा रहता है। वांग जी दोबारा से बोलता है वी, एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है वांग जी को और बोलता है जी आपने कुछ कहा। ये वर्ड सुनते ही जैसे वांग जी पूरी तरह से अब अपने आप में ही नहीं था। वांग जी की आंखों के अंदर आंसू भर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें कंट्रोल करता है और बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं। वीजिंग देखता और बोलता है सॉरी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, एंड ये बोल कर वीजिंग उठता है और जाने लगता है। लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है वी मुझे मुझे तुम्हें कुछ कहना है। वीजिंग बोलता है आई एम सॉरी लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, एंड ये बोल कर वो जाने लगता है। लेकिन वांग जी बोलता है एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन वीजिंग अपना हाथ छोड़ाता है और बोलता है कितनी बार कहूँ मैं आपको समझ नहीं आता है। मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। आपको एक बार में समझ क्यों नहीं आता है, हाँ, या आप ढीठ बन चुके हैं। मैंने कहा मैं आपको नहीं तो जानता हूँ, नहीं मुझसे आपसे बात करनी है, चुपचाप करके मेरा हाथ छोड़ दीजिए। एंड वीजिंग वहाँ से चला जाता है अपने हाथ को छुड़वा के और वांग जी चुपचाप रह जाता है। उसके बाद वांग जी बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है पूरे दिन में वीजिंग से बात करने के लिए, लेकिन आज का दिन चला जाता है और वांग जी वीजिंग से एक बार भी बात नहीं कर पाता। कॉलेज का डे ख़त्म हो जाता है एंड फिर वीजिंग चुपचाप अपनी बुक्स को लेकर चला जाता है। जियांग चेंग आता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम बाहर चलोगे, आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वीजिंग बोलता है ओके, एंड वीजिंग अपने बुक्स वगैरह रख देता है एंड वीजिंग रखने के बाद सबके साथ निकल जाता है। इवनिंग को वो लोग बाहर आते हैं एक रेस्टोरेंट में, जो नी हुसैन था वो भी आता है और मैंग याओ भी आता है और वैन किंग भी आती है। जियांग चेंग दिखता है वैन किंग को और फिर वो जो है इग्नोर कर देता है। वैन किंग चुपचाप बैठ जाती है और इन दोनों के बीच में क्या बात हुई ये तो ये दोनों ही जानते हैं।
वैन किंग चुपचाप बैठी हुई थी एंड सब लोग खाना खा रहे थे। वी जिंग चुपचाप करके खाना खाता है। तभी अचानक से वी जिंग का ध्यान सामने जाता है डोर की ओर, जहाँ पर वांग जी था एंड वो वी जिंग को देख रहा था और वांग जी बस वी जिंग से बात करना चाहता था। वी जिंग देख रहा था कि वांग जी वी जिंग से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वी जिंग इग्नोर करता है इस चीज़ को एंड वो खाना खाता है। उनका खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग बोलता मैं वॉशरूम जाकर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वीजिंग वॉशरूम में आता है, जल्दी से जाता है, अपने माउथ वगैरह वॉश करता है एंड फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है वीजिंग तुम अब मत सोचो, बहुत मुश्किल से संभाला है तुमने, है ना एंड अब तुम ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ सकते हो। वीजिंग अपने आप को ही काम डाउन करता है और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। वी जिंग देखता है एंड वो चुपचाप करके जाने लगता है। वांग जी बोलता है एक बार मेरी बात सुन लो। वी जिंग रुक जाता है और देखता है और बोलता है क्यों तुम मुझे 3 दिन से परेशान कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, तो क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो? हाँ, समझ में क्यों नहीं आता है तुम्हें? प्लीज़ प्लीज़ लैन वांग जी, प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, इतने दूर चले जाओ कि अगर मैं चाहूँ तो भी तुम वापस ना आ पाओ। प्लीज़ मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ जाओ यहाँ से, प्लीज़ मैं बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ अपने आप को, प्लीज़ जाओ यहाँ से। वांग जी देखता है और बोलता है ये विश तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ वी जिंग ये सुनने के बाद देखता है वांग जी को और बोलता है बहुत अच्छा होगा। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनने के बाद वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है वांग जी को और बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, जाओ यहाँ से एंड दोबारा कभी मत आना। वांग जी बोलता है वी जिंग सीरियसली क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो? वी जिंग देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है हाँ तो तुम्हारी बातों पर यकीन? हाँ बिल्कुल, तुमने क्या सोचा है मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन इतना भी नहीं लान वांग जी कि तुम्हारी बातों में दोबारा से आ जाऊँ। एक बार वी जिंग ने धोखा खा लिया तो दोबारा नहीं, और प्लीज़ अपना कोई झूठ मत बोलना वरना मैं इतना टूट जाऊंगा कि शायद कभी उठ भी ना पाऊँ। प्लीज़ अब मुझसे और नहीं होगा, प्लीज़। वांग जी बोलता है वी जिंग मुझे तुम्हें बस इतना ही बताना था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए, वापस कभी नहीं लौट कर आऊँगा और चिंता मत करो, 2 दिन के बाद ही जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वी जिंग के हार्ट में उसे पेन होता है, लेकिन वो शो करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आज भी वी जिंग वांग जी से उतना ही प्यार करता है। वी जिंग का वांग जी फर्स्ट पहला प्यार है, तो वो कैसे भूल सकता है वांग जी को? शायद वी जिंग की लाइफ में वांग जी के अलावा कोई आएगा भी नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वांग जी ने वी जिंग को तोड़ दिया है अंदर से, भले वजह जाई जो भी रही हो, लेकिन वी जिंग को तो नहीं पता ना। और बस अब वी जिंग की लाइफ में वी जिंग किसी को नहीं चाहता। वी जिंग अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही स्पेंड करना चाहता है। वी जिंग देखता है और बोलता है बहुत अच्छी बात है एंड ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। वांग जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो बोलते हैं उसे तो फ़र्क नहीं पड़ा, और हाँ वो मेरी बातों पर यकीन करेगा भी क्यों? मैं जाते टाइम वी जिंग को बताना चाहता था कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन उसने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। वांग जी चुपचाप करके फिर निकल जाता है वॉशरूम से एंड वो चला जाता है वहाँ से। ऐसे ही करके 2 डेज़ भी बीत जाते हैं और आज फाइनल डे था वांग जी का। वांग जी ने अपने पुराने सारे फ्रेंड्स को मैसेज किया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है यहाँ से, और आज वो बस एक कैफ़े के अंदर सबको पार्टी देना चाहता है। क्या कोई आएगा एक लास्ट बार? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, इसके बाद कभी लौट कर नहीं आऊँगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी के जो वह सभी फ्रेंड्स थे वो भी बहुत बुरी तरह से सदमे में आ जाते हैं, लेकिन फिर वो क्या कर सकते थे? उन्हें भी बुरा लगता है कि वांग जी जा रहा है और कहीं ना कहीं शायद वो रीज़न जानते थे इस चीज़ का, लेकिन अभी भी उनमें से किसी ने भी वांग जी को माफ़ नहीं किया था। और करते भी क्यों? उन्होंने खुद वी जिंग की हालत देखी क्या है, और उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया है, बस वो अपनी चीज़ों को अपने अंदर दबा रहा है, अपने अंदर रख रहा है वो चीज़ों को, वो बाहर नहीं निकाल रहा। और क्या करे निकाल के? पूरा दिन रोता तो नहीं रह सकता, अपने अंदर ही रख सकता है बस वो। एंड वांग जी उन सभी को इनवाइट करता है। नाइट का टाइम था। वांग जी सभी को बोल देता है कि वो वेट कर रहा है, अगर कोई आना चाहे मुझे सी यू बोलने के लिए तो आ सकता है, क्योंकि वो 10 बजे के बाद चला जाएगा और इस वक्त ओनली 8 बज रहे हैं, तो 2 घंटे में कोई आना चाहे तो आ सकता है। एंड वो होटल काफ़ी दूर भी नहीं था जहाँ पर वांग जी ने ये पार्टी रखी थी। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था और वेट कर रहा था। वांग जी देख रहा था पूरे हॉल को, जो कि बिल्कुल खाली था, और वांग जी जानता था वरना ये पूरा रूम भरा हुआ रहता था उसके फ्रेंड से।
लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड उसके लिए ज़्यादा मैटर करते थे। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी बैठा हुआ था एंड वांग जी को बैठे हुए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन कोई नहीं आया था। तभी अचानक से वांग जी जो है टाइम को देखता है और फिर बोलता है कि मुझे जाना चाहिए, 1 घंटा ही रह गया है। वांग जी की फ़्लाइट रात को 10 बजे की थी। वांग जी उठता है और जो उसका बैग था पास में उसने रखा हुआ था, उसने अपने डैड को बोल दिया था कि वो खुद चला जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं जो बोल सकती है दिलरुबा थी, वो आना चाहती थी, लेकिन वांग जी ने उसे बोल दिया था कि दूर रहो, एंड इसलिए दिलरुबा नहीं आई। और उसे क्या लेना, वैसे भी वांग जी थे, उससे शादी तो हो ही जाएगी ना, उसके बाद देखते हैं कि ये कहाँ बचकर जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा आती भी नहीं। और वांग जी बस अपने बैग को लेके जाने ही वाला था, वो गेट तक आ चुका था। वांग जी जैसे ही गेट से बाहर निकलता तभी वो रुक जाता है। उसके सामने उसके फ्रेंड्स खड़े हुए थे और वो सभी आते हैं वांग जी के पास और बोलते हैं जा रहे हो। वांग जी देखता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलते हाँ, एंड वो बोलते तो क्या सच में, क्यों क्यों जा रहे हो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है कि खुद को और उसे दर्द देने से अच्छा है कि मैं चला जाऊँ। ये सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और फिर चुपचाप करके अंदर आते हैं। एंड अंदर आने के बाद सभी लोग जो हैं वो बैठ जाते हैं आकर। वांग जी को मन में चलो एक खुशी होती है कि चलो फाइनल लास्ट टाइम में तो उसके फ्रेंड्स आए उसके लिए। एंड सभी देखते हैं वांग जी को। एंड देन उसके बाद वांग जी बोलते क्या खाना है, एंड वांग जी वहाँ पर सभी को ड्रिंक वगैरह एंड जो भी मतलब खाने की चीज़ें थी सब मंगा देता है। एंड सभी बहुत ही मतलब अजीब सा माहौल था वहाँ का, कोई खुश भी नहीं था। हाँ, वी जिंग जैंग जैंग इनमें से कोई नहीं आया था, लेकिन हाँ वी जिंग को पता था कि वांग जी की फ़्लाइट 10 बजे की है। नी हुसैंग ने भी बताया था वी जिंग को, लेकिन वो क्या ही बोले। अब वी जिंग ने कहा था कि वो जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहता। एंड वो सी भी क्यों करे वांग जी को, क्यों करे, वो बस ख़त्म सब। एंड वो मतलब देखते हैं वांग जी को और वांग जी को सीईओ बोलते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं वांग जी को। एंड वो लोग पिक्चर्स भी खींचते हैं। 1 घंटे के लिए वांग जी भूल जाता है, आधे घंटे तक तो ऐसा ही रहता है, लेकिन हाँ आधे घंटे के अंदर वांग जी जैसे खुशियाँ जी लेता है अपनी। वांग जी को लग रहा था कि अब उसे जाने में कोई इतना रिग्रेट नहीं होगा, रिग्रेट तो उसे बहुत बड़ा होगा, लेकिन चलो उसके फ्रेंड्स आए तो सही उसे सी ऑफ करने के लिए, जिसके अंदर नी हुसैंग, वैन निंग और वैन किंग भी थी, एंड शू यांग भी था, उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सब मतलब बहुत सारे लोग आए थे। एंड ये खुशी देती है वांग जी को। लास्ट टाइम में वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर क्लिक करता है और बोलता है कि अब मुझे जाना होगा। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए। वांग जी मना करता है और बोलता नहीं, यहाँ तक आए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड इसके बाद वांग जी चुपचाप करके बैठ जाता है कार में एंड उन सभी को बाय बोलता है, वो सभी भी बाय बोलते हैं। और वो वांग जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोते, लेकिन वांग जी की कार जाते ही थोड़ा सा आगे उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैंग याओ देखता है और नी हुसैन को गले लगाता है और बोलता है ये सब क्या हो गया, क्या हो गया ये सब, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। एंड वो चुप कर आता है, सभी की आंखों में आंसू थे। एंड फिर एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं। अब हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वांग जी थोड़ी ही देर के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाता है एंड वो मुड़कर एक बार देखता है और उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी बोलता है बीजिंग क्या लास्ट टाइम भी तुम मेरे पास नहीं आ सकते मुझे मुझे सी ऑफ करने के लिए। आई रियली लव यू बीजिंग, आई रियली लव यू। तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। अगर तुम नहीं मेरी लाइफ में तो कोई भी नहीं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी लाइफ में आने तक नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन मैं उस लड़की से शादी तो नहीं करूँगा। मैं दूर जा रहा हूँ ताकि मुझे टाइम मिले, और वहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके फ़ोन से मुझे तो वो फ़ोटोज़ डिलीट करनी है, और मुझे पता है वो औरत इतनी ज़्यादा घटिया है वो लड़की कि वो आएगी ज़रूर। एंड यही सब चीज़ें सोच कर वांग जी वो एक बार फिर से पलट कर देखता है और अपना बैग लेता है और जाना शुरू कर देता है। वांग जी एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा हुआ था और पीछे टर्न होकर देखता है और बस देखता रह जाता है, और उसकी आंखों में आंसू लिए हुए वो पीछे मुड़ जाता है और वहाँ से अंदर चला जाता है। अब हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग एक कार के पीछे छुपा हुआ था एंड वो वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वी जिंग की आंखों में आंसू थे एंड वो बोल रहा था बाय बाय वांग जी, शायद हमारी कहानी ऐसी अधूरी ही थी। मैंने मैंने तुमसे सच में प्यार किया, लेकिन शायद मेरा प्यार काफ़ी नहीं था, या मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल था ही नहीं। लेकिन जो भी हो तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो वांग जी। एंड ये बोलकर वी जिंग जो है वो जाने लगता है, तभी वी जिंग वहीं नीचे बेहोश होकर गिर जाता है।
हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो अपनी टिकट वगैरह ले लेता है एंड देन सभी चीज़ें करता है अच्छे से और वो फ़्लाइट के लिए निकल जाता है। वांग जी थोड़ी ही देर में अपनी फ़्लाइट में बैठ जाता है एंड वो एक बार फिर से खिड़की से बाहर की ओर देखता है और बोलता है गुड बाय माय लव। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है थोड़ी ही देर के अंदर फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। एंड वहीं हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग जैसे ही नीचे गिरता है काफ़ी सारे लोग वी यिंग को देख लेते हैं और उनमें से 2 लोग आगे आते हैं एंड वो देखते हैं और वी यिंग को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वी यिंग नहीं उठ रहा था। तभी उनमें से एक जो लेडी थी वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है एंड वी यिंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड उनमें से कोई पर्सन वी यिंग के जो फ़ोन था उससे कॉल करता है। वी यिंग का जो फिंगर था उसे अब मतलब ऑन करके उसके फ़ोन को एंड देन कॉल किया जाता है। वहाँ पर गगा लिखा हुआ था, आई मीन जियांग चेंग या मॉम डैड ये कुछ लिखा हुआ था। देन तुरंत ही वो लोग कॉल करते हैं डैड को एंड वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हमें एक पर्सन एयरपोर्ट के बाहर पे होश मिला है एंड प्लीज़ आप आ जाइए। एंड ये सुनते ही जियांग फैंग म्यान तो पूरे शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत ही यू से बोलते हैं यू ये क्या हुआ है। एंड वो तुरंत ही जाने लगते हैं। तो मैडम यू बोलती कि क्या हुआ मुझे बताइए। एंड वो बता देते हैं कि वी बेहोश हो गया एयरपोर्ट के पास, हमें तुरंत जाना होगा, वो हॉस्पिटल में है। एंड ये सुनते ही मैडम यू तो शॉक हो जाती हैं एंड उसके बाद तुरंत ही वो अपनी कार लेते हैं और यानली भी उनके साथ ही जाती है क्योंकि यानली बाहर से आ रही थी। तब उसे पता चल जाता है कि वी यिंग बेहोश हो गया तो वो भी चली जाती है उनके साथ ही। अब हमें यहाँ से 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 घंटे के बाद जो है वो जियांग फैंग म्यान और मैडम यू और जियांग यानली तीनों ही जो वहाँ का बोल सकते हैं हॉस्पिटल था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जो जियांग फैंग म्यान थे उन्हें भी कॉल जियांग फैंग म्यान थे उन्होंने कॉल करके जियांग चेंग से पूछा वी यिंग के बारे में एंड उन्होंने बताया कि वी यिंग कहाँ पर है। जियांग चेंग खुद वी यिंग को ढूंढ रहा था एंड देन जब उसे पता चलता है कि वी यिंग एयरपोर्ट से बेहोश मिला है तो उसके बाद वो शॉक हो जाता है और एयरपोर्ट का नाम सुनते ही उसे पता चल जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है वी यिंग वांग जी से मिलने के लिए गया हो। एंड जो तुरंत ही जियांग चेंग हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स जो थे वो वी यिंग का चेकअप करते हैं एंड देन वी यिंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। नॉर्मली वी यिंग का नॉर्मली चेकअप हुआ था एंड वो वेट कर रहे थे इसकी फैमिली का आने का। जियांग फैंग म्यान वहाँ पर आते हैं एंड मैडम यू भी और वो डॉक्टर से बात करते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है वी यिंग की कंडीशन के बारे में एंड कंडीशन को जानकर वो लोग शॉक थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग फैंग म्यान अपना सर पकड़ लेते हैं और वी यिंग फिलहाल बेहोश था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें लगभग आधी या 1 घंटे में होश आ जाएगा। जियांग फैंग म्यान बाहर बैठ जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं और यानली मैडम यू सब लोग शॉक थे। तभी वो देखते हैं जियांग चेंग को एंड उसके साथ ही वो कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं यानी कि उनके अंदर वैन किंग थी, वैन निंग था और मैंग याओ भी था और नी हुसैंग भी था। ये सभी भागते हुए आते हैं एंड बोलते वी कहाँ पर है। एंड जियांग फैंग म्यान जो है वो जियांग चेंग को देखते हैं एंड वो उठ जाते हैं और वो उठते ही देखते हैं जियांग चेंग को और बोलते हैं चेंग तुम मेरे साथ चलो। एंड ये बोलकर वो उसे लेकर चले जाते हैं। उधर जो फ्रेंड्स थे वो वहीं पर खड़े रहते और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग फैंग म्यान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। ये देखने के बाद जियांग चेंग बोलते डैड एंड जियांग चेंग गुस्से में देखता है और बोलता है मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी है वी यिंग की कंडीशन के बारे में। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलते क्या हुआ डैड। एंड ये सुनने के बाद जियांग फैंग म्यान को गुस्सा आता है और वो बोलता है वी यिंग प्रेग्नेंट है। हाँ ये सब क्या बकवास है, क्या मैंने तुम सबको इस चीज़ के लिए यहाँ पर भेजा था। एंड वो गुस्से में देखते हैं। ये सब चीज़ें सुनने के बाद जियांग चेंग तो वहीं लड़खड़ा जाता है और वो वॉल को पकड़ लेता है क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था। जियांग चेंग क्या वी प्रेग्नेंट है, ये कैसे हो गया। हाँ ओह माय गॉड। ये सुनने के बाद जियांग फैंग म्यान पकड़ते हैं जियांग चेंग को और बोलते हैं बताओ मुझे हाँ क्या है ये सब और मुझे ये बताओ वी यिंग का क्या कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग अपने डैड को देखता है और वो बोलते डैड वो, लेकिन जियांग फैंग म्यान देखते हैं गुस्से में और बोलता बताओ मुझे मैंने तुम बच्चों को क्या बोला था और तुम लोगों ने वही कर दिया जिसका मुझे डर था। हाँ मैं क्या करूँ, मुझे तुम लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूँ, शायद मेरी ही परवरिश में गलती रह गई थी कहीं। एंड ये बोलकर वो गुस्सा करते तभी यू आती हैं एंड वो बोलती हैं क्या करें आप बच्चों पर ऐसे गुस्सा मत करिए। जियांग फैंग म्यान बोलते हैं गुस्सा, हाँ बच्चे तुम्हें ये बच्चे लग रहे हैं। हाँ मुझे तुम भी बताओ, हाँ तुम भी तो नहीं हो इसी की तरह। हाँ ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलते डैड वो लेकिन वो गुस्सा करते हैं तो मैडम यू उन्हें शांत करवाती हैं और बोलते शांत हो जाइए, हमें वी यिंग के होश में आने का वेट करना चाहिए। हाँ इसके बाद जियांग फैंग म्यान को मैडम यू शांत करवाती हैं एंड वो जियांग चेंग को इशारा करती है वहाँ से जाने के लिए। एंड जैसे ही जियांग चेंग वापस आता है एंड वो वहीं पर खड़ा होता है जहाँ पर वी यिंग का रूम था। यानली देखती हैं उसके पास आती हैं और बोलते हैं आह चेंग ये सब क्या है। हाँ क्या वी यिंग इसी वजह से परेशान था, क्या सच में वो किसी रिलेशनशिप में था। जियांग चेंग देखता है और फिर वो रोने लगता है। यानली देखते हैं और बोलते हैं चेंग प्लीज़ बताओ मुझे। इसके बाद जो जियांग चेंग था वो बता देता है, सब कुछ बताता है A to Z, कैसे वांग जी वी यिंग मिले, देन कैसे कुछ हुआ एंड कैसे वांग जी ने वी यिंग को छोड़ दिया, सब चीज़ें।
और ये सुनने के बाद यान ली तो अपना सर पकड़ लेती हैं। एंड जो जियांग फेंगमैन थे वो आ रहे थे, तब उन्होंने सुना जो जियांग चेंग बता रहा था वो सब। एंड सुनने के बाद तो जियांग फेंगमैन को सदमा ही लग जाता है। एंड वो वहीं नीचे जो बोल सकते हैं फ्लोर था उस पर बैठ जाते हैं। ये देखकर मैडम भी संभालती है उन्हें और बोलती है आप शांत हो जाइए, देखिए कुछ भी नहीं होगा। जियांग फेंगमैन बोलते हैं वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने इन लोगों से कहा था, मैंने कहा था कि वुसू यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चों के लिए नहीं है। देखा यूँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे लाड प्यार के नतीजे का ये दिया है। और कहाँ इस बेबी का फादर, हाँ बताओ मुझे। जियांग चेंग डर जाता है एंड वो यानली के पीछे छुप जाता है। लेकिन जो बोल सकते हैं जियांग फेंगमैन थे वो जाते हैं जियांग चेंग को बाहर निकालते हैं और बोलते बताओ मुझे, वी जिंग से तो मैं बाद में बात करूँगा, सबसे पहले मुझे तुम बताओ। जियांग चेंग जो है वो बता देता है एंड वो बोलता है कि वो नहीं है, उसने बस एक शर्त के लिए ये सब किया था और वो जा चुका है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन जो है वो बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं, लेकिन मैडम यूने शांत करती हैं। एंड हमें वी जिंग को दिखाया जाता है। वी जिंग स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है। जियांग फेंगमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, उनका खून खौल रहा था पूरी तरह से। जो नर्स वी जिंग के रूम के अंदर थी वो देखती है वी जिंग आइज़ ओपन कर रहा है तो वो तुरंत ही बाहर जाती हैं। एंड वो बाहर जाकर इन्फॉर्म करती है कि पेशेंट को होश आ गया, देखिए उनकी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, वो प्रेग्नेंट है और प्लीज़ इनके अल्फ़ा मतलब हस्बैंड को बुला दीजिएगा, ठीक है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जियांग फेंगमैन अपने आइज़ को क्लोज़ करते हैं एंड यू देखती है और बोलते आप मेरे साथ चलिए। एंड ये बोलकर वो जियांग फेंगमैन को अपने साथ लेकर चली जाती है। हमें वी यिंग को दिखाया जाता है जो कि रूम में था और उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वी यिंग का सर अभी भी घूम रहा था। यान ली अंदर जाती हैं, जियांग चेंग भी जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स भी आते हैं। वी यिंग उन सबको देखता है और बोलते शिजे आप। एंड यान ले आती वी जिंग के पास एंड वो बैठ जाती है एंड वो बहुत ही शांति से काम लेती है। वो बोलती वी तुम ठीक हो? वी जिंग देखता और बोलता हाँ मैं ठीक हूँ सिजे, आप सब यहाँ पर। यान ली बोलती एक काम करो, तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे बताओ। वी जिंग बोलता मुझे अच्छा लग रहा है सिजे। एंड मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो ये बोलकर रुक जाता है वो। एंड जियांग चेंग जो है वो चुपचाप खड़ा हुआ था एंड वो वी जिंग को देख रहा था। वी जिंग बोलता है शिजे बताइए ना आप सब यहाँ पर, मुझे क्या हुआ है। ये सुनकर यान ली देखती हैं एंड वो बोलती हैं वी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और मैंने तुमसे कहा भी था कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ वी, लेकिन तुम जानते भी हो कि क्या हुआ है। वी जिंग देखता है और बोलता है शिजे क्या हुआ, मुझे बताइए क्या हो गया मुझे, क्या मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम है? हाँ बताइए ना शिजे, मुझे डरा रही हैं आप। यान ली वी जिंग के हाथों को पकड़ती है और बोलती है वी जिंग तुम प्रेग्नेंट हो। एंड ये सुनते ही वी जिंग की आंखें शौक के मारे बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग यान ली के हाथों को धीरे धीरे दूर करता है और बोलता है शिजे ये आप क्या बोल रही हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं ना शिजे। ये सुनकर यान ली बोलती हैं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ वी जिंग, ये सच है, तुम प्रेग्नेंट हो। और ये सुनने के बाद वी जिंग देखता और बोलता कैसे हो सकता है शिजे, नहीं। एंड वी जिंग अचानक से रुक जाता है एंड वो याद करता है कि क्या हुआ था। एंड ये याद करते ही वी जिंग जो है वो अपने फेस पर हाथ रख लेता है और बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वहीं मैडम यू जो है वो जियांग फेंगमैन को साइड में लेकर जाती हैं एंड उनसे काफ़ी देर बातें करती हैं। वहीं 1 घंटा हो जाता है, वी जिंग रोता है। यान ली उसे चुप करवा रही थी, वी जिंग के फ्रेंड्स भी करवा रहे थे, जियांग चेंग भी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो हो गया सो हो गया। वी जिंग चुप नहीं होता एंड यान ली जो है वो बोलती वी शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो तुम्हारे बेबी को प्रॉब्लम होगी इससे, वी जिंग शांत हो जाओ। एंड तभी वी जिंग जो है वो देखता है डोर की ओर, तो डोर के ऊपर मैडम यू खड़ी हुई थी एंड जियांग फेंगमैन भी। वी जिंग अपनी फेस को कवर कर लेता है क्योंकि वो उन्हें फेस नहीं कर सकता था। क्या मुँह लेकर वो उन्हें फेस करेगा। वी जिंग जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में था। जियांग फेंगमैन आते हैं एंड वो वी जिंग को देखते हैं और वी जिंग को देखते हुए वो बोलते हैं वी जो हो गया सो हो गया, मुझे सब पता है क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। वी जिंग तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। वी जिंग देखता है और बोलते अंकल आई एम सॉरी, लेकिन जियांग फेंगमैन कुछ भी नहीं बोलते और बोलते हैं मैंने कहा तुम्हारे पास वी जिंग 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक मानना या न मानना तुम्हारा है। वी जिंग चुपचाप करके देखता है और उसे हर्ट हो रहा था, वो क्या बोले। मैडम यू बोलती प्लीज़ शांत हो जाइए, लेकिन जियांग फेंगमैन बोलते हैं बहुत हो गया, मैंने सबकी बात मानी, लेकिन मेरे बच्चों ने ही आज ये कर दिया। वी जिंग तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इस बेबी को अबॉर्ट करो या फिर तुम मेरे कहे हुए अल्फा से शादी करो। ये सुनते ही वी जिंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं एंड वो बोलते अंकल ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं एंड वो वी जिंग तुरंत ही अपनी टमी पर हाथ रखता है। जियांग फेंगमैन बोलते हैं तो तुम क्या करना चाहते हो वी। हाँ देखो मैंने जो फैसला तुम्हारे लिए लिया है वही सही है, दोनों में से एक ऑप्शन करो,
एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं वहाँ से। यान ली देखती है वीजिंग को और वो बोलती है मॉम प्लीज़ डैड को समझाइए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड वो चले जाते हैं। एंड जैसे ही उन्होंने नाम सुना लान फिरन का एंड वलान वांगजी का, तो उन्हें पता चल गया था कि वही हैं। और उन्होंने पूछा भी था कि आखिरकार कौन है वो, और उन्हें पता चलते ही समझ गया कि ये सब क्यों हुआ है। एंड वो बिल्कुल भी उन लोगों के घर तो जाने वाले नहीं थे ये बोल के कि हमारे बेटे से शादी एंड ये सब करो ना, बिल्कुल नहीं। और वो चुपचाप करके चले जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन उनके बच्चों ने आज उन्हें ये दिन दिखा दिया। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालते हैं एंड देन कॉल करते हैं, और लगभग 1 घंटे के बाद वो वापस आते हैं एंड वो पूछ लेते हैं वीजिंग के डिस्चार्ज के प्रोसेस वो सारी कंप्लीट करवाते हैं। और उसके बाद वो वीजिंग को लेकर चले जाते हैं एंड जो वीजिंग के फ्रेंड्स वगैरह थे उन सभी को वो लोग बोल देते हैं घर जाने के लिए। एंड जो फ्रेंड्स थे वो क्या ही बोले, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जियांग चेंग को भी वो अपने साथ ही लेकर जाते हैं। सभी वापस जियांग मेंशन में आते हैं, आई मीन जो घर था उनका वापस वहाँ पर आते हैं। एंड जियांग चेंग जो है वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बोलता भी क्या। और इसके बाद वो तुरंत ही आकर जो है वो वीजिंग को उसके रूम में जाने के लिए बोल देते हैं। और उसके बाद वो बैठ जाते हैं। यू और जियांग फेंगमैन काफ़ी देर बातें करते हैं, और ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। मॉर्निंग होती है, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे। वीजिंग तो कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड ना ही वो मतलब खा रहा था, क्या करे वो, उसे कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी ही देर के बाद का खाना कंप्लीट हो जाता है। लान वो जो थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना कंप्लीट हो जाता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वो सभी लोग हॉल में आते हैं। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। जियांग फिंगमैन देखते हैं और फिर वो बोलते हैं कि देखो जो हो गया सो हो गया, उसमें चेंज नहीं कर सकता। वीजिंग तुम उस अल्फा से कांटेक्ट करो और उससे कहो कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या नहीं। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बीबी को खुद बड़ा करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग फिंगमैन देखते हैं और बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ वीजिंग। 1 महीने के अंदर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें अपना ये बेबी अबॉर्ट करना है या दूसरे अल्फा से शादी करनी है। मुझे नहीं पता जो भी हुआ हो, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। या तो तुम उस अल्फा से बात करो और उससे ही वेडिंग करो वी, वरना इस बेबी को अबॉर्ट करो और एक दूसरे अल्फा से शादी करो और अपने लाइफ में खुश रहो। देखो वीजिंग, मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहता हूँ, तुम्हारा डैड हूँ, और तुम्हारा डैड होने के नाते मैं अपने बच्चों को ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथों में है वी। एंड ये बोलकर वो देखते हैं सबको और बोलते हैं आज से जियांग चेंग और वी जिंग गुजू यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। मैंने बात कर ली है इन लोगों के लिए और उनका एडमिशन मैंने वहाँ से कैंसिल करवा दिया है। अब से वी जिंग और चैंग यहीं पर स्टडी करेंगे। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं। वी जिंग दिखता है और बोलता मॉम, लेकिन मैडम यू दिखती हैं एंड वो बोलते हैं वी, मैं जानती हूँ कि बच्चे इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम दोनों ने ही बहुत डिसपॉइंट किया है मुझे और तुम्हारे डैड को। हम लोग जा रहे हैं और जल्द ही तुम्हारा एडमिशन यहाँ पास के कॉलेज में हम लोग करवा देंगे। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं। यू और बोल सकते हैं जियांग फेंगमैन दोनों कार में थे एंड वो डिस्कस कर रहे थे। मैडम यू बोलती हैं कि आप फीलिंग पर मुझे नहीं लगता कुछ हार्श हो रहे हैं, वो पहले ही प्रॉब्लम्स में है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब और क्या करें हम, तुम बताओ। हाँ क्या करें, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो वो बोलते कि हम वीइंग को समझा सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं हाँ उसे समझा सकते हैं, लेकिन तुम जानते हो वो लान वांगजी किसका सन है? लायन किरण का। तुम्हें शायद पता भी नहीं है। मैडम यू देखती हैं और बोलती कि क्या मतलब है आपका? इसके बाद वो बता देते हैं जो कुछ भी हुआ था। एंड ये सब सुनने के बाद मैडम यू खुद शॉक थी एंड वो बोलती हैं कि देखिए हमें वीजिंग को शांति से समझाना होगा। अभी प्लीज़ आप जल्दी मत करिए। क्या क्या सच में आप वीजिंग की शादी करवाना चाहते हैं? ये सुनने के बाद मैडम यू की जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि हाँ मैं करवाना चाहता हूँ और मैंने बात भी की है एंड मुझे लग रहा है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। एंड जो अल्फ़ा बॉय है वो आई थिंक 1 महीने के अंदर यहाँ वापस आने वाला है यूएस से। वो वहाँ पर स्टडी करता है एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस भी है उसका। काफ़ी कम उम्र में ही अपनी उसने बिजनेस वगैरह सब संभाल लिया था। एंड काफ़ी हमारे फ्रेंड रिलेटिव भी हैं वो। तो मैंने उनसे बात की एंड उन्होंने कहा कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वीजिंग को, चैंग को, यानली को जानते हैं बचपन से। और हाँ वीजिंग ने गलती की है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए फिर भी रेडी है। ये सुनने के बाद तो जो मैडम यू थी वो बोलती क्या सच में? तो वो बोलती कि हाँ काफ़ी अच्छा है वो, उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है। हमारा वीजिंग एक फैमिली अच्छे में जाएगा। एंड वैसे भी कुछ टाइम के बाद उनकी शादी तो करनी ही थी एंड अब कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैडम ये बोलती हैं कि देखिए लेकिन अभी तो जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि हम बाद में बात करेंगे शाम को आकर। एंड फिर वो चले जाते हैं ऑफिस में। पूरा दिन ऑफिस में बताते हैं। वीजिंग तो पूरा दिन अपने रूम से ही बाहर नहीं निकलता
एंड वो सोच रहा था कि वो वांग जी को कॉल करे। वीजिंग कॉल भी करता है लेकिन कॉल नहीं मिलता क्योंकि वांग जी ने नंबर चेंज कर दिया। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी फ्लाइट से जो है फ्रांस पहुंच जाता है। वहां आने के बाद वो चुपचाप करके अपना बैग लेता है एंड टैक्सी को बुक करता है। टैक्सी को बुक करके उसने जो अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदा था, वांग जी चुपचाप वहां पर चला जाता है अपना बैग लेकर। वहां जाने के बाद वांग जी कुछ भी नहीं करता, नॉर्मली सो जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी उठता है, अपने सामान को अनपैक करता है और वहाँ पर सिर्फ एक किचन था, 2 रूम्स थे एंड एक हॉल था। वांग जी चुपचाप अपने सामान को सेट करता है पूरा दिन एंड इवनिंग को वो अपने लिए खुद ही कुक करता है और खा लेता है। मॉर्निंग जो है वो वांग जी पूरी तरह से इसी तरह बिता देता है। इवनिंग को वांग जी अपना कुछ बैग लेता है एंड उसे लेकर वांग जी निकल जाता है बाहर घूमने के लिए। वांग जी स्ट्रीट पर चल रहा था एंड सब चीज़ों को देख रहा था। स्ट्रीट पर वांग जी को बहुत सारे कपल्स नज़र आ रहे थे जो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से घूम रहे थे एंड तभी वांग जी अचानक से रुक जाता है। एक अल्फा और एक ओमेगा को देखता है जिनकी गोद में उनका बेबी था एंड वो दोनों स्माइल कर रहे थे। और जो अल्फा बेबी बॉय था वो बार बार बोल रहा था, डैड मुझे ये खाना है। एंड जो बोल सकते हैं ओमेगा उसका पार्टनर था, वो बोल रहा था, बिल्कुल नहीं, तुम जैसे डैड एंड सन एक जैसे ही हो, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों को नहीं खानी है, तुम दोनों को जुकाम हो जाएगा। लेकिन जो बेबी बॉय था वो मानने का नाम नहीं ले रहा था एंड वो दोनों ऐसे ही झगड़ा करते हुए वहाँ से वांग जी के सामने से चले जाते हैं। एंड वांग जी चुपचाप करके देखता रहता है और वो सोचता है कि हाँ, इन दिनों में वांग जी ने भी अपने सपने सजाए थे जब वो वीजिंग के साथ था कि उनकी भी एक प्यारी सी फैमिली होगी, लेकिन अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं है उसके पास। वांग जी ऐसे ही लगभग 3 घंटे तक घूमता है एंड देखता है तो रात के 7 बज चुके थे। वांग जी चुपचाप वापस आता है एंड वो खाना बाहर ही खा कर आता है। वांग जी आता है एंड लेट जाता है और फिर वो बोलता है, काफ़ी सारी पिक्चर्स जो थी वो शॉप में देता है निकलवाने के लिए एंड वो बैठ जाता है एंड इसके बाद वो कुछ स्टडी करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी को अपने कॉलेज जाना था न्यू। वांग जी चुपचाप करके जो है अपने सामान को सही पैक करता है, अपने बैग लेता है एंड अपने बैग वगैरह लेकर निकल जाता है वहाँ से। वांग जी न्यू कॉलेज में आता है एंड जो न्यू कॉलेज था काफ़ी अच्छा था। वांग जी ने कोई हाई फाई यूनिवर्सिटी को नहीं चुना था इस बार, बिल्कुल सिंपल सी यूनिवर्सिटी थी। उसने अपने डैड को कहा था कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा। वांग जी अपनी यूनिवर्सिटी में आता है एंड काफ़ी ओमेगा गर्ल्स जो वांग जी की ओर अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन वांग जी किसी को भाव नहीं देता, बिल्कुल साइलेंट है, चुपचाप अपनी क्लासेस अटेंड करता है। उसके बाद वो शॉप पर जाता है एंड जो वांग जी ने पिक्चर्स बोली थी वो सभी निकलवाता है एंड देन उन्हें लेकर घर आता है एंड पूरे जो बोल सकते हैं रूम था उसके अंदर अपनी और वी की पिक्चर्स को लगाता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी पिक्चर्स जो थी उन सभी को लगाता है। एंड उन सभी को देखकर वांग जी 1 मिनट के लिए पूरा सहम जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि हाँ, उसे करना ही होगा। इसके बाद वांग जी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड वो किचन में जाता है, फिर से अपने लिए खाना बनाता है एंड देन वापस आ जाता है। ऐसे ही करते वांग जी को यहाँ रहते हुए 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन के अंदर उसने वीजिंग को बहुत मिस किया। वो कोशिश करता था कि मिस ना करे, लेकिन क्या करे, उसे वीजिंग की याद आ ही जाती थी और वो वीइंग को बहुत मिस करता था। वांग जी ने अपने डैड, अपने ब्रदर किसी से बात नहीं की थी। लायन सिचन ने वांग जी को काफ़ी बार कांटेक्ट किया, लेकिन वांग जी ने फ़ोन पिक ही नहीं किया। बस एक बार मैसेज कर दिया कि वो ठीक हैगा एंड आपको ज़रूरत है मुझे ऐसे मतलब ज़्यादा सोचने की मेरे बारे में कि मैं ठीक हूँ। ये सुनकर लायन सिचन को बुरा लगा, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे इन सब चीज़ों के अंदर। लायन किरण तो बहुत हैप्पी थे एंड दिलरुबा वो चुपचाप करके निकल चुकी थी वांग जी के लिए, क्योंकि उसे वांग जी को मनाना था, पटाना था अच्छे से, इसलिए वो भी फ्रांस आ चुकी थी एंड वहाँ आकर उसने वांग जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने बोल सकते बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ की थी, लग्जूरियस उसने बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि वो ढूंढ लेगी। एंड वांग जी फ़िलहाल उस लड़की के मतलब बिल्कुल भी बात नहीं करना, शक्ल नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने सब चीज़ें हाइड कर लिया। अब हमें वी यिंग को दिखाया जाता है। वी यिंग को 5 दिन हो चुके थे। उसने न्यू कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वी यिंग बार बार सोचता था कि उसकी लाइफ क्या हो गई और उसने क्या सोचा था। वी यिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जियांग फेंगमियान भी वी यिंग से बात करते थे, उन्हें समझाया वी यिंग को, वी यिंग माना भी और उसने कहा कि वो सोचेगा, लेकिन फ़िलहाल वो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता और जियांग पेंगुइन भी मान गए। मैडम यू ने भी उन्हें काफ़ी समझाया, दैन वो समझ चुके थे। ऐसे ही करके 1 मंथ चला गया और 1 मंथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। जियांग फेंगमैन ने भी जो वांग जी के डैड से उनसे बात की और जो लायन किरण ने कहा वी यिंग के डैड से, उसे सुनने के बाद तो चांग फेंगम्यान सुनने लायक ही नहीं थे। उनके बेटे वी यिंग के बारे में इतना सारी घटिया बातें सुनने के बाद उनका दिमाग ख़राब हो गया था और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो वी यिंग को ऐसे अकेले अपनी लाइफ को स्पेंड करने नहीं देंगे और उन्होंने वी यिंग की वेडिंग भी फिक्स कर दी।